तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बिहार न्यूज़ में बात करते हैं कि अब तक कम खतरनाक समझे जाने वाले ओमिक्रॉन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जहां ओमिक्रॉन से बीते 24 घंटों में 13 लोगों की जान गई है। यह WHO ने फिर से चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन का तूफान आ रहा है। यह संक्रमण 20 से 30 साल की उम्र के युवाओं में ज्यादा फैल रहा है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन से 12 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं अमेरिका से भी कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में जितने नए केस सामने आए हैं उसमें 73% केस ओमिक्रॉन के ही हैं। एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन के केस 6 गुना बढ़ गए हैं। वहीं WHO के चीफ ने दुनिया को साफ साफ चेतावनी दे दी है। WHO के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा है कि ओमिक्रॉन के मामले में हम देख सकते हैं, अगर एक देश सुरक्षित नहीं है तो फिर ये दुनिया सुरक्षित नहीं है। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार ने कल समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है। जी हां, बुधवार को उन्होंने चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सुबह मोतिहारी पहुंचे। जहां इसके बाद उन्होंने गांधी मूर्ति पर पुष्पांजलि किया। जहां और यहां से यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार से समाज सुधार यात्रा अभियान पर है। जहां सीएम इसी दौरान जिलों की यात्रा कर रहे हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ वे लोगों से भी मिलेंगे और शराबबंदी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नए साल के जश्न पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा। यह शराबियों और धंधेबाजों की पकड़ धकड़ के लिए पुलिस ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करेगी। यह छापेमारी का ये अभियान 27 दिसंबर से 1 जनवरी की रात तक चलेगा। इसके तहत होटल, क्लब, गेस्ट हाउस, लॉज और अपार्टमेंट और पार्कों सहित अन्य जगहों पर पुलिस सघन तलाशी करेगी। चौक चौराहों पर भी रोको टोको अभियान चलाकर पुलिस गाड़ियों और उसमें सवार लोगों की जाँच करेगी। यह ब्रेथ एनालाइजर के साथ पियक्करों की जाँच होगी। यह नए साल पर होने वाली हुड़दंग को लेकर पुलिस अभी से ही सख्त हो गई है। शराबबंदी कानून का कहीं से भी कोई उल्लंघन न कर सके, इसके लिए पुलिस ने जिले भर में जाल बिछा दिया है। यह सादे लिबास में ग्राहक बनकर पुलिस चाय पान, किराना और रेस्टोरेंट में जाएगी, ताकि वहां यदि कोई जाम छलकाता मिले तो फिर उसे पकड़ा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अररिया जिले में रबी फसल की सीजन में DAP खाद के बाद यूरिया की किल्लत से पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है। अररिया के नरपतगंज बाजार के खाद दुकान पर बुधवार को यूरिया खाद के वितरण को लेकर आधी रात से ही करीब 10,000 से ज्यादा किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ भी आधी रात से ही यूरिया की खरीद के लिए लाइन में लगी हुई है। इसके बावजूद दिन के 11 बजे तक दुकान नहीं खोले जाने के कारण किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई जगह तो लाइन में खड़े होने के लिए किसानों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पूरा नरपतगंज बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एक और जहां किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए खाद के दुकानदार दुकान बंद करके गायब हो गए हैं, वहीं प्रशासन द्वारा कोई भी अधिकारी बाजार में नहीं जाने के कारण किसानों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जब किसानों का कहना है कि अब गेहूं, मक्का, आलू आदि फसलों की बुआई कर चुके किसान अगर समय पर खेत में यूरिया नहीं डालेंगे तो फिर सारा खेती चौपट हो जाएगा। लाइन में खड़े किसानों के चेहरे पर मायूसी दिख रही है। अधिकतर महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के लाइन में खड़ी है। वे आधी रात के बाद से ही भूखे प्यासे लाइन में लगकर यूरिया के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। जहां अररिया नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में जिस प्रकार खाद की किल्लत उत्पन्न हो रही है, खाद वितरण को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहा है, जिस कारण किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। और यूरिया को लेकर बाजार में किसानों की जमा भीड़ की तस्वीर देखकर अब अधिकारी में भी उपाहोप का माहौल बन गया है। यह रबी फसल के सीजन की शुरुआत से ही किसानों को खाद की जरूरत होती है। ये बात कृषि विभाग के अलावा प्रशासन के सभी पदाधिकारियों की जानकारी में है। दोस्तों बात करते हैं कि कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान संगठन ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया था। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे सभी किसानों ने वापस लौटने का फैसला किया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ती है तो वे अपना आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। इस बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जो उसमें उनसे अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया था। राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया था कि अखिलेश यादव ने आपको चुनाव लड़ने
करने के लिए न्योता दिया है, उस पर आप क्या फैसला लेंगे? ये सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा था कि उनको हम लोग सिर्फ धन्यवाद ही देना चाहेंगे। हम लोग पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। जिस भी आदमी ने ऐसा कहा है, हम बस उनका धन्यवाद ही देना चाहते हैं। हम लोग तो बस आंदोलन ही करना चाहते हैं। किसानों के गन्ने भुगतान की समस्या अभी तक बनी हुई है। प्रदेश के लोगों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब 2022 का चुनाव आएगा तो फिर हम लोग सब बात कर देंगे। इतनी जल्दी करने का अभी कोई फायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो सब चीज़ों को लेकर सच्चाई भी बोलेंगे। जो काम सरकार ने किए और जो वादा करने के बाद भी नहीं किए, इन सभी चीज़ों को लेकर हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जनता के बीच इन सभी चीज़ों को लेकर जाएंगे। हम किसी दल के विरोधी नहीं हैं, हमें तो बस अपनी मांग को मनवाना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने पटना, भागलपुर, बक्सर सहित सभी जिलों के स्कूलों में कार्यरत हेड मास्टरों को और अधिक ताकत दी है, जिसका इस्तेमाल वे स्कूल में बेहतर विकास में कर सकेंगे। यह खबर के अनुसार सरकार ने बिहार के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हेड मास्टर स्कूलों के विकास कार्य में जमा कोष से 2.5 लाख रुपए तक खर्च करेंगे। यह शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को इसका आदेश राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले हेड मास्टरों को विद्यालय विकास पर 1 लाख रुपए तक ही खर्च करने का अधिकार था, लेकिन अब नीतीश सरकार ने इनके इस अधिकार को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। इससे स्कूलों का बेहतर विकास किया जाएगा। दोस्तों, आपने आज तक कई प्रकार की चोरियों के किस्से सुने होंगे। जब कोई चोर रूप बदल करके सोने, जवाहरात, पैसे चुरा लेता है तो कुछ व्यक्तियों को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं। मगर पिछले दिनों अमेरिका के ओहियो शहर में जो चोरी हुई है उसने सबको हैरान कर दिया है, दंग कर दिया है। यहाँ चोरों ने रातों रात पूरा का पूरा ब्रिज ही चोरी कर लिया है। जब सुबह लोग उठे तथा उन्होंने सड़क देखी तो हैरान रह गए। वहाँ ब्रिज था ही नहीं, जब उसे चुरा लिया गया था। वहीं इस अजीबोगरीब घटना के बारे में जिसने भी सुना हैरान रह गया। जब किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हर कोई यही सोचता रह गया कि आखिर कोई ब्रिज, पुल कैसे चुरा सकता है। यदि ये चोरी हुई भी तो फिर किसी ने इसे देखा कैसे नहीं? क्या ब्रिज की चोरी करते हुए आवाज नहीं हुई? इस चोरी के बाद अमेरिकी प्रशासन भी दंग रह गए। जब वही खबर के अनुसार चोरों ने ईस्ट ऑक रोड के नहर के ऊपर बना ब्रिज चुरा लिया। इस ब्रिज का उपयोग लोग नहर को क्रॉस करने के लिए करते थे। अभी ये ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, इसीलिए लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे थे। चोरों ने इस बात का लाभ उठाया तथा पूरी तरीके से ब्रिज ले उड़े। इस ब्रिज का दाम लगभग 30 लाख रुपए था। दोस्तों, बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। आगामी साल यानी कि साल 2022 देश भर के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सरकार किसानों को लुभाने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। यह सरकार नए साल पर किसानों के ऊपर मेहरबान होती जा रही है। नए साल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है इस योजना से जुड़े करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि काफी लंबे समय से सोशल मीडिया से दूर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कल सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा को लेकर तंज कसा है। कल से सीएम नीतीश कुमार अपनी समाज सुधार यात्रा पर निकल गए हैं। तेजस्वी यादव ने उस पर ही निशाना साधा है और कहा है कि समाज नहीं, पहले व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार के 16 वर्ष के शासन पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि 16 सालों के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएगी। यह बिहार में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। आपका सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में 10वीं पास छात्र छात्राओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये राशि उन लोगों को मिलेगा जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास हुए हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। खबर के अनुसार नीतीश सरकार ने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 423 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। हालांकि इसका लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले कई दिनों से चल रहा शीतलहर का दौर ने दिसंबर में अब इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
ठंड का कहर सबसे ज्यादा गया जिला, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, औरंगाबाद, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सुपौल, मधेपुरा आदि जिलों में देखा जा रहा है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में दुबके रहने को विवश हैं। जहां गनीमत है कि पछुआ हवा चलने के कारण कोहरा का असर नहीं है, परंतु कनकनी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जहां ठंड से लोगों को बचाव के लिए आपदा प्रबंधन का अलर्ट तो जारी है, परंतु कहीं कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार गया का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जब वैसे पूरे बिहार का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को दोपहर 12 बजे के बाद धूप खिला खिला नजर आया, जब परंतु शाम ढलते ही ठिठुरन बढ़ गई। जहां गांव देहात में तो अपने इंतजाम से लोग अलाव जला रहे हैं, परंतु पटना की 20 लाख से अधिक की आबादी के बीच मात्र 1 दर्जन जगहों पर सरकार की ओर से अलाव जल रहा है। विभाग ने गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण का निर्देश दिया था, परंतु वह भी घोषणा ही साबित हो रहा है। रिक्शा चालक, ठेला चालक और गरीबों के लिए रेन बसेरा का इंतजाम करने को कहा गया था, वह भी नजर नहीं आ रहा है। IMD के पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक शीतलहर से कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जब राहत की बात यह है कि धरातल से कुछ ऊंचाई पर पूर्वा हवा चल रही है, जो निम्न दबाव के कारण साइक्लोन का रूप ले रहा है। अनुमान है कि अगले सप्ताह कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद एक बार फिर से शीतलहर का दौर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के 7 महीने बाद टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम की सत्ता पर मंगलवार को लगातार तीसरी बार कब्जा कर लिया है। यह पार्टी को करीब 72% वोट मिले। यह अधिकारियों ने बताया है कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी ने निगम की 144 सीटों में से 134 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा, वाम मोर्चा और कांग्रेस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को चुनौती नहीं दे सकी। यह विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भाजपा महज 3 वार्ड में जीत दर्ज कर की है। यह कांग्रेस और माकपा नीत वाम मोर्चा की झोली में भी 2-2 सीटें आई है। वहीं 3 निर्दलीय ने फतेह हासिल की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अगले साल से बिजली की दरों में यानी कि बिजली की रेट में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर वितरण कंपनियों के प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूर कर लिया है। जहां ये प्रस्ताव आयोग के पास इसी साल नवंबर में दिए गए थे, जिसके बाद अब ये तय है कि अगले साल बिजली के दरों में यानी कि बिजली की रेट में आपको अपनी जेबें ढीली करनी होगी। हालांकि बिजली की नई दरें क्या होगी, इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि महंगाई की मार अब डिटर्जेंट के साथ बाथरूम शॉप पर भी पड़ने वाली है। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी कई प्रोडक्ट की कीमतों में 7 से 10% तक का इजाफा किया है, जिसमें रिन, सर्फ एक्सेल, लाइफ बॉय सहित दूसरे प्रोडक्ट शामिल है। अगर आप भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फिर इनके लिए आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अभी तक सिर्फ एक्सेल के पैक की कीमत 98 रुपए थी, जिसके लिए अब आपको 108 रुपए का भुगतान करना होगा। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 1 महीने पहले नवंबर में भी अपने चुनिंदा प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाई थी। जब कंपनी ने बताया था कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों की कीमतों में इजाफा किया है। अभी तक लाइफ बॉय साबुन के मल्टी पैक की कीमत 115 रुपए थी, जो अब आपको 124 रुपए में मिलेगा, जबकि लक्स साबुन मल्टी पैक की कीमत 140 रुपए से 150 रुपए कर दी गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील की 1 किलो वाले पैकेट की कीमत में 3.5% की बढ़ोतरी नवंबर में की थी, जहां वही रिन बार की कीमत में 5.8% की बढ़ोतरी की थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस जहां शराब माफियाओं पर नकेल कसने में व्यस्त होने का दावा करती है, वहीं बिहार में 100 से अधिक चौकीदारों ने अनिश्चितकाल के लिए काम स्थगित कर दिया है। आक्रोशित चौकीदारों ने आरोप लगाया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में शराब माफियाओं की गतिविधियों की गुप्त सूचना पुलिस को दे रहे हैं। वहीं पुलिस शराब माफियाओं को जानकारी लीक कर रही है, जिससे उन पर हमले हो रहे हैं। नवादा में एक चौकीदार मोहम्मद शहजाद खान ने बताया है कि चौकीदारों का काम अपने अपने अधिकार क्षेत्र में शराब माफियाओं के बारे में गुप्त जानकारी एकत्रित करना है, जो हम बिना किसी झिझक के कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब हम पुलिस थानों के SHO और फिर सब इंस्पेक्टर को जानकारी देते हैं तो फिर वे हमारे नामों का खुलासा कर देते हैं। यह नतीजतन हमारे जीवन के लिए यह खतरा है। हम शराब माफियाओं के हमलों का सामना कर रहे हैं। एक अन्य चौकीदार सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि हम 24 घंटे काम करते हैं, जिसमें पुलिस स्टेशनों में स्वच्छता कार्य, नोटिस और समन का वितरण, बैंकों के बाहर अजनबियों की गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा शराब माफियाओं की
गतिविधियों की निगरानी भी शामिल है। लेकिन जब भी नकली शराब की घटनाएं सामने आती है तो फिर हम आग की चपेट में आ जाते हैं। मधेपुरा से आर्यन यादव ने कहा है कि हम एक निहत्थे बल हैं और हमारा काम सूचना एकत्रित करना है और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को देना है। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना एसएचओ और फिर अन्य अधिकारियों का काम है जो वे नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वे हमारी जानकारी उन्हें लीक करके हमारे जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अब हम बेहद डरे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में धान खरीद रफ्तार पकड़ चुकी है। अब तक कुल 87,917 किसानों से 6,80,658 टन धान खरीद हुई है और 39,730 टन चावल खाद्य वितरण निगम को प्राप्त हो चुकी है। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने मंगलवार को बताया है कि पिछले साल की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा धान की खरीद हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में शादी करने के बाद तेजस्वी यादव अब अपनी पत्नी रचेल के साथ पटना में ही है। शादी के बाद इसे लगातार लोगों का आना जाना लगा था। जहां अब धीरे धीरे ये सिलसिला कम हुआ तो फिर तेजस्वी यादव परफेक्ट पति बनने की राह पर निकल पड़े हैं। जब मंगलवार को राबड़ी आवास के अंदर चाट वाले को बुलाया गया, यहाँ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रचेल समेत कई अन्य लोगों ने चाट गोलगप्पे खाए। अंदर की तस्वीर तो बाहर नहीं आ सकी, लेकिन चाट वाले ने अंदर की बात जरूर बताई। मंगलवार को राबड़ी आवास पर सबको चाट और गोलगप्पे खिलाने वाले ने कहा कि वे पहले भी आता जाता रहा है। आज तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी रचेल, राबड़ी देवी और 2 अन्य और महिलाओं ने चाट गोलगप्पे खाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के तकरीबन सभी जिलों में जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। जहां गोपालगंज में 1 वोट के लिए स्कॉर्पियो का ऑफर चल रहा है, तो नेपाल से सटे जिलों में नेपाल के सैर सपाटे के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जहां कुछ जिला पार्षदों को बंगाल और झारखंड भी ले जाया गया है। जिलों से आ रही अपुष्ट सूचनाओं के मुताबिक जिस जिले के जिला परिषद अध्यक्ष के प्रत्याशी जितने मजबूत हैं, वहां पर मतदाताओं की कीमत आसमान छू रही है। चुनाव भले ही सार्वजनिक रूप से कराया जाएगा, पर इसकी तैयारी भूमिगत होकर चलाई जा रही है। जब 27 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 38 जिलों में जीप अध्यक्षों का चुनाव होना है। कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार में जिला परिषद अध्यक्ष को लेकर खेमाबंदी के साथ ही पार्षदों को बंगाल, नेपाल और झारखंड की सैर कराई जा रही है। जब सूत्रों के अनुसार कुछ जीप सदस्य गोवा, कुछ नेपाल तो कुछ देवघर सहित अन्य बड़े शहरों के होटलों में पिकनिक मना रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब एडमिशन महंगा हो गया है। यह शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि का फैसला किया है। जी हां, इस फैसले के तहत अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि इससे पहले प्रवेश शुल्क के रूप में यानी कि एडमिशन के रूप में महज 15 से 20 रुपये देने पड़ रहे थे। मुझे पकड़ लिया तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये वाकया कोई प्रतियोगिता का नहीं है, बल्कि चोरों द्वारा चोरी के दौरान दीवार पर लिखी गई एक चुनौती है। कल रात बिहार के बांका जिला के बांका प्रखंड परिसर में स्थित सोनडीहा दक्षिण पंचायत सरकार भवन को चोरों ने निशाना बनाया। इस दौरान अज्ञात चोरों ने जहां कार्यालय के कागजात को अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं कार्यालय में कई तकनीकी मशीन को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान अज्ञात चोरों ने दीवार पर खुली चुनौती देकर लिख डाला है कि अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, अगर आप मुझे पकड़ लोगे तो फिर आपको इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। चोरों की इस हरकत से सभी लोग काफी हैरान हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी गोपालगंज जिले में शराब लूटने को लेकर मारामारी मची रही। दरअसल गोपालगंज में एक गाड़ी से चालक के भागते ही शराब को देखकर लोग बेकाबू हो गए और उसे लूटने के लिए टूट पड़े। इन दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग शराब लूटते नजर आ रहे हैं। शराब लूटने का ये वायरल वीडियो उचका गाँव थाना क्षेत्र के महेचा बाजार का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एक बोलेरो गाड़ी पर शराब की बड़ी खेप तस्कर ले जा रहे थे। तभी महेचा बाजार के पास तस्करों की बोलेरो ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे साइकिल सवार गिरकर घायल हो गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने बोलेरो को घेर लिया। लोगों के गुस्से में देखकर चालक किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकला। जब लोगों ने गाड़ी खोला तो देखा कि गाड़ी में शराब है।
फिर क्या था, शराब लूटने की होड़ मच गई। इसके बाद शराब की खबर आग की तरह गांव में फैल गई और देखते ही देखते लोग आते गए और शराब लूटने की मारामारी होने लगी। आपको बता दें कि लोगों की भीड़ को देखते हुए कई लोगों ने कहा है कि पुलिस आ रही है ताकि लोग भाग जाए और वे शराब लूट ले, लेकिन इसके बाद भी लोग शराब लूटते रहे। देखते ही देखते कुछ देर में लोगों ने शराब से लदी पूरी गाड़ी खाली कर दी। लोगों की भीड़ इस कदर थी कि गाड़ी के आगे पीछे हर तरह शीशे तोड़ दिए गए और गेट को भी खोल दिया गया ताकि शराब लूटने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस और आरजेडी की राह अलग हो गई थी, जिसके बाद दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे थे। यह कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वे भविष्य में कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएगी। उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। जिस कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी वहां वे चौथे स्थान पर रही, जहां अब कांग्रेस पार्टी के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। जहां तेजस्वी यादव की शादी के बाद कल उन्हें बधाई देने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा राबड़ी आवास पहुंचे। यहाँ उनके साथ बिहार कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन राजेश राठौड़ भी मौजूद रहे। जहां बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मंगलवार को लालू परिवार की छोटी बहू रेचल उर्फ राजश्री और तेजस्वी यादव को परंपरागत मिथिला शैली में बधाई दी। तेजस्वी रेचल को मदन मोहन झा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं की ओर से मिथिला का पाग, विशेष शैली वाले चादर और मिथिला पेंटिंग भेंट करके शादी की बधाई दी। इस दौरान तेजस्वी यादव के साथ उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी। दोस्तों बात करते हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान पंडितों और भगवान राम के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बुरी तरीके से फंस गए हैं। लगातार आलोचना झेल रहे जीतन राम मांझी पर अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल जीतन राम मांझी की विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ बिहार के अलग अलग कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। केडीबी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार के बेतिया, समस्तीपुर, गोपालगंज और सीवान के कोर्ट में जीतन राम मांझी के खिलाफ परिवारवाद दायर किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भारत में गृह युद्ध होने की बात कही है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने दारुल उलूम देवबंद, तबलीगी जमात और जमीयत उलमाए हिंद पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो भारत गृह युद्ध की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि करोड़ों साल में पहली बार हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। ऐसे में हिंदू 50 साल में अल्पसंख्यक हो जाएगा। सरकार हिंदू की रक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, नहीं तो फिर हिंदुत्व की बात करना बंद करे। जब प्रवीण तोगड़िया ने यह भी कहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर चाहिए। कॉरिडोर तो चॉकलेट है और हमें चॉकलेट नहीं खानी है। प्रवीण तोगड़िया ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार को कानून बनाकर हिंदुओं के करीब 1 लाख मठ मंदिरों का अधिग्रहण खत्म करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब किसी चर्च और मस्जिद का अधिग्रहण नहीं है तो फिर सिर्फ हिंदुओं के मंदिर ही क्यों। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब कोरोना के नए खतरे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट है। पूरे देश में अब तक 220 से अधिक ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। यह कई राज्यों ने ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस और नए साल पर पार्टियों में जाने से बचने को कहा है। यह कर्नाटक के सीएम ने मंगलवार को कहा है कि हमने नए साल के सार्वजनिक उत्सव को प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि संसद के कामकाज में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखने के लिए आपको अपने टेलीविजन सेट से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कहीं भी इसका प्रसारण अपने मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। जय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को आगे बढ़ाने में अब देश का संसद भी जुट गया है। संसद के कार्यवाही को अपने मोबाइल पर देखने के लिए मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक मोबाइल ऐप शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस ऐप के जरिए लोग सदन की लाइव टेलीकास्ट के साथ साथ दैनिक कामकाज से जुड़े दस्तावेज भी देख सकेंगे। ऐप के लॉन्चिंग के मौके पर लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा है कि आपको सुलभ उपयोग के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए आप मोबाइल फोन पर या फिर टैबलेट से संसद की कार्यवाही का लाइव प्रसारण और महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेज देख सकेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि कहते हैं माँ और बेटे के बीच का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन बिहार के आरा में एक बेटा अपने ही माँ के खून का प्यासा हो गया है।
जहां उसने मां रामावती देवी को धमकी दी है कि जिस दिन वह जेल से बाहर निकलेगा सबसे पहले उसे ही मार डालेगा। दरअसल कुछ दिन पहले 25 वर्षीय आदित्य राज उर्फ बिट्टू ने शराब पीकर अपनी मां के साथ मारपीट की थी। बेटे की हरकत से तंग आकर मां ने पुलिस में शिकायत कर दी। इसी 20 दिसंबर को शराबबंदी कानून के अंतर्गत आदित्य को 5 साल की जेल की सजा अदालत ने सुनाई। अपने बेटे से जेल में मिलने पहुंची रामावती देवी को उसने धमकी दी है कि सबसे पहले उसे ही मार देंगे जेल से बाहर निकलेंगे तो। रामावती देवी बताती हैं कि उनके सबसे छोटे बेटे आदित्य को पिछले 10 साल से शराब पीने की आदत है। जब भी वह शराब पीकर आता घर में मारपीट करता। इससे उनके पिता विपिन बिहारी की भी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। वह आगे बताती है कि आदित्य उनसे हर दिन शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। जब वो पैसे ना दे तो फिर मारपीट करता है, यहाँ तक कि कमरे में बंद करके गला भी दबा देता। जहाँ उसके डर से कई बार वह पड़ोसियों के यहाँ छुप जाती, लेकिन जब इसकी खबर आदित्य को लगती तो फिर वह पड़ोसियों से भी मारपीट करने लगता, खाना तक छीन करके फेंक देता। रामावती देवी बताती हैं कि वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ घर की छत पर शराब पीता। शराब पीने के बाद घर में ही बोतलें रख देता, जिससे सभी का रहना तक मुश्किल हो चुका है। वो बताती हैं कि जब भी हम लोग खाना खाने बैठे तो वह थाली छीन करके फेंक देता और पैसे मांगता। पैसे ना देने पर वह हर मिनट 1000 रुपये बढ़ा देता, ना देता तो फिर सभी के खून का प्यासा हो जाता। आदित्य शराब पीने की वजह से तीसरी बार जेल गया है। उसकी मां रामावती देवी बताती हैं कि शराब की लत छुड़वाने के लिए कई जगह संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वह ज्यादा मारपीट पर आमदा हो जाता तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ता। रामावती देवी कहती है कि आदित्य 2 बार जेल जा चुका है, लेकिन इस बार उसे 5 साल की सजा दिलवाई गई है, इस उम्मीद में कि उनका बेटा जेल में रहने के दौरान सुधर जाएगा। रामावती देवी कहती हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मेरा बेटा तो रोज ही शराब पीकर घर आता था। नीतीश कुमार तो शराब बंद किए हैं, लेकिन बेचने वाले बेच रहे हैं और पीने वाले पी भी रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जातीय आधारित जनगणना हो, इसको लेकर लगातार आवाज उठती रही है। मंगलवार को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में एक वीडियो मैसेज करके आवाज उठाई है। लालू प्रसाद यादव ने सख्त होकर कहा है कि बीजेपी को जातीय जनगणना करानी होगी। इस देश में सभी जातियों की संख्या बड़ी है, जातीय जनगणना नहीं होने की वजह से सबका विकास नहीं हो पा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर भ्रमित कर रही है। जातीय आधारित जनगणना नहीं होने की वजह से केंद्र और राज्य की सरकार दिशाहीन होकर बजट तैयार करके काम कर रही है। जातीय आधारित जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, वैसे ही हमें जातीय जनगणना को भी लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के महासचिव गजेंद्र झा पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। गजेंद्र झा को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मधुबनी जिला अध्यक्ष शंकर झा ने गजेंद्र झा से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी के बाद मधुबनी के भाजपा नेता गजेंद्र झा के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जुबान काट लेने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने गजेंद्र झा पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है और स्पष्टीकरण की मांग की है। इस संबंध में मधुबनी के बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर झा ने गजेंद्र झा को निलंबित किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी के मधुबनी जिला अध्यक्ष शंकर झा द्वारा जारी पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि आपके द्वारा दी गई अमर्यादित बयान से पार्टी को आघात पहुंचा है। आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना का संक्रमण ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है और आपातकालीन संचालन केंद्र को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला एवं स्थानीय स्तर पर सख्त एवं त्वरित रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं का सख्त नियम, शादियों और अंतिम कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम से करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह दी है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी कर दी है। इसके तहत ड्रोन के कीटनाशकों तथा जमीन एवं फसल से जुड़े अन्य पोषक दवाओं का छिड़काव किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल समय की जरूरत है और इससे किसानों को फायदा होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को साइबर अपराधियों के बारे में कहा है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 7 सालों में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया है और अब ये व्यवस्था पुलिस चौकी स्तर तक पूरी तरीके से एकीकृत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात साइबर अपराध, धमकी, चुनौतियां और प्रतिक्रिया पर सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि देश के सभी 16,347 पुलिस स्टेशनों में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम लागू किया गया है। वहीं 99% थानों में 100% FIR सीधे CCTNS में दर्ज की जा रही है। अमित शाह ने कहा है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ विश्लेषणात्मक उपकरण बनाने का काम भी 40% तक पूरा कर लिया गया है, जबकि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस और वकीलों को प्रशिक्षित करने का काम यानी कि प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 677 माध्यमिक स्कूलों में 12वीं तक की पढ़ाई की जाएगी। इसको लेकर नीतीश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार में 677 माध्यमिक स्कूलों में 11-12 तक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए स्कूलों को विकसित किया जाएगा, साथ ही साथ आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक वाल्मीकि नगर में आयोजित नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में नीतीश सरकार ने 13 एजेंडे पर मुहर लगाई है, लेकिन लोगों को जिसका इंतजार था इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। खबर के अनुसार पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश सरकार बगहा को जिले का दर्जा दे सकती है, लेकिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और बगहा को जिले का दर्जा नहीं दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार बगहा को नया जिला का दर्जा मिल सकता है। जी हाँ, और बिहार में जिले की संख्या 38 से बढ़कर 39 हो सकती है, लेकिन नीतीश सरकार ने ऐसा नहीं किया है और एक बार फिर से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जब पिछले कुछ दिनों से बगहा के साथ साथ पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में ये चर्चा की जा रही थी कि बिहार में जिले का विस्तार हो सकता है और नीतीश सरकार बिहार में एक नया जिला बना सकती है, लेकिन इस मामले को एक बार फिर से टाल दिया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नया है इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।